बच्चों को नमस्कार। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में अपन गुलाम वंश का आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इल्तुतमिश। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ऐबक बताया था। ऐबक के बाद में आता है ऐबक का पुत्र आराम शाह। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो लड़का आराम शाह सिंहासन पर बैठा। आराम शाह ऐबक का लड़का था अथवा नहीं, इस पर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि ऐबक का भाई था, परंतु वह अयोग्य और अनुभवहीन निकला। प्रांतीय अधिकारियों तथा दिल्ली के तुर्क अमीरों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को, जो ऐबक का दामाद था, दिल्ली का सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सेना सहित दिल्ली पहुंच गया, जहां उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। जब आराम शाह को इसकी सूचना मिली तो वह सेना सहित लाहौर से दिल्ली की तरफ आ गया। वह भी जब आराम शाह को भी दोनों आमने सामने हो गए। दिल्ली के निकट जुद्ध नामक स्थान पर दोनों पक्षों में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह पराजित हुआ और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने निर्वाचन की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। मतलब जिस उद्देश्य के लिए उसको बुलाया गया, उस उद्देश्य को उसने सफल बना दिया। पढ़ते हैं अपन इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन रहा। प्रारंभिक जीवन। मिराज ए सिराज के अनुसार इल्तुतमिश इलबारी सरदार आलम खां का लड़का था। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था। बचपन से ही इल्तुतमिश अत्यंत सुंदर और होनहार था। उसकी माता अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा उसे अधिक प्यार करती थी। इससे क्रोधित होकर या इससे दुखी होकर उसके भाइयों ने बालक इल्तुतमिश को घोड़े के एक व्यापारी को बेच दिया। घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया। काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जलालुद्दीन को बेच दिया। अंत में गोरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सर जानदार पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उसे अमीर ए शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में जब गोरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने असाधारण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर गोरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उसे दास्ता के बंधन से मुक्त करने को कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया गया। कुछ दिनों बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उसने गढ़वाल राजपूतों का दमन किया और अपनी रण निपुणता के लिए ख्याति अर्जित की। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और आराम शाह को पराजित करके अपने सुल्तान पद को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बना लिया। अब देखते हैं कि इल्तुतमिश के सामने कई कठिनाइयाँ थी। उसका जो सिंहासन था, उसके ऊपर उसकी जो कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों का उसने किस तरह से सामना किया या जो वो कठिनाइयाँ क्या थी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली थी तुर्क अमीरों की समस्या। ऐबक को भारत में नव स्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय नहीं मिल पाया था। अतः उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की उधेड़ बुन में लगे हुए थे।
बहुत से तुर्क सरदार जो गोरी एवं ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से असंतुष्ट थे और वे किसी राजवंशीय सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की यह मांग थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए और भारतीय मुसलमान को ऊंचे पद नहीं दिए जाए। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बठिंडा, सुरसती, कोहराम, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था। वह अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी समझता था। गजनी के ताजुक यल्दोज ने भारतीय प्रदेशों पर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवा दिए। परिस्थितियों की विवशता को देखते हुए उस समय इल्तुतमिश को अपना अपमान सहकर उसके चिन्हों को स्वीकार करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली। बिहार के खिलजी सरदार मलिक ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार इल्तुतमिश की सबसे मुख्य कठिनाई इन तुर्क सरदारों को परास्त करके उन्हें दिल्ली शासन के अंतर्गत लाना था। दूसरी समस्या थी उसकी सेना का विश्वास प्राप्त करना। दूसरी समस्या तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना था। यह सहयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के सेनापति अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था। वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था और तुर्क सेना अभी भी उसके नियंत्रण में थी। नेक्स्ट था हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें बहुत से सरदार विरोधी हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालोर, रणथंबोर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन लड़खड़ाने लग गया था। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। इल्तुतमिश के सामने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज़्म के शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज़्म का राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के सामने अग्नि परीक्षा के समान थी। नेक्स्ट था खोखरों की समस्या। झेलम और सिंध के मध्य में आबाद लड़ाकू खोखरों की प्रारंभ से ही शत्रुता चली आ रही थी। खोखरों की शत्रुता के कारण उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा असुरक्षित प्रतीक होने लगी थी, क्योंकि ख्वारिज़्म के शाह ने खोखरों से मैत्री करके दिल्ली के अधीन वाले कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट है दुर्बल राज्याधिकार। इल्तुतमिश एक दास था, अतः विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि में उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित थी और वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमजोर थी और धार्मिक नेता का व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। अतः इल्तुतमिश के लिए अपने राज्याधिकार को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक कार्य था।
इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की से सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने कठिनाइयों की लाइन लगी हुई थी। दिल्ली सल्तनत की नींव भी सुदृढ़ तथा स्थायी नहीं हो पाई थी, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपनी योग्यता, पराक्रम तथा कूटनीति से समस्याओं पर विजय पाने में सफल रहा। धन्यवाद बच्चों। आगे की क्लास में देखेंगे कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद।